इश्यूज ये है कि आप ये जो है ना कि मजहब पे आकर के सब कुछ टिक जाता है। मजहब एक एंगल उसका है, क्योंकि देखिए 2014 में जब मोदी का प्रोजेक्शन हुआ एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बीजेपी में, तो कांग्रेस को स्वभावतः लगता था कि यह सेकुलर कम्युनल डिबेट होगा और इलेक्शन उसी लाइंस पे चला जाएगा। मोदी ने स्मार्टली शुरू में डेवलपमेंट को प्लैंक रखा, वो कहीं भी किसी भी इन्यूएंडो का इस्तेमाल नहीं किया। ये जरूर है कि पिंक रेवोल्यूशन के बारे में वो कुछ शब्द अब ज्यादा कह रहे हैं, वो शुरू में भी उन्होंने बात की थी पिंक रेवोल्यूशन की। ये एक अपनी अपनी पार्टियों का एक प्लॉय है। हालांकि आज उन्होंने वो शाही इमाम का सोनिया गांधी के साथ जो मुलाकात हुई उसका भी जिक्र किया। इशू जो है, हमारा जो देश है वो एक डीपली कास्टिस्ट और रिलीजियस सोसाइटी है। दूसरी तरफ आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि मुख्य धारा जो है वो सेकुलर वो मुख्य धारा है और उससे कोई पार्टी डेविएट भी नहीं कर सकती। लेकिन संजय, जिसको आप सेक्युलर कह रहे हैं, एक लाइन कह के बात खत्म करूं। इसलिए ये जो है पूरा का पूरा डिबेट कुछ कोशिश इस तरह की होती है, क्योंकि उस ध्रुवीकरण से किसी ए पार्टी को फायदा होता है, उसका एक रिवर्स पोलराइजेशन होता है, उससे बी पार्टी को फायदा होता है, लेकिन पूरा इलेक्शन उस डायरेक्शन में चला जाएगा मुझे नहीं लगता। अगर ये अहम है तो ये मुद्दे फिर केंद्र में होने चाहिए और शुरू से होने चाहिए फैजल साहब। फिर ये क्यों रहा, क्योंकि ये असल में प्रायोरिटी इलेक्शंस के ऐन पहले तो ये होना चाहिए कि हमारे अहम मुद्दे क्या थे, और अगर ये अब मेन मुद्दे बीच में दिखाई दे रहे हैं चर्चा के, तो क्या उनको ये लगता है कि वोट तो इसमें पड़ने वाले हैं? नहीं गौतम, मुझे ये लगता है कि हम लोग थोड़ा डिबेट आगे से ले रहे हैं। अगर आप देखिए तो पार्टी जब से अपने इलेक्शन मोड में आती है तब से ही जात पात और मजहब जो है उनकी प्रायोरिटीज में होता है। आपको याद दिलाएं कि अभी जब मायावती ने टिकट अनाउंस किया तो उसी बिना पे अनाउंस किया, जात के बिना पे, मजहब के बुनियाद पे, कि किसको कितना टिकट देना है, किस जात को कितना टिकट देना है और किस मजहब के लोगों को कितना देना है। और इसको बहुत प्रोपेगेट भी किया कि दूसरा जो सबसे ज्यादा टिकट उसने दिया है वो मुसलमानों को दिया है और सबसे ज्यादा जो टिकट दिया है वो ब्राह्मणों को दिया है। तो ये पहले दिन से हो जाता है। और एक दूसरी बात है कि भारत जिस तरह का समाज है उसमें धर्म का राजनीति में होना और उसमें एक्टिव रोल प्ले करना कोई नई बात नहीं, हमेशा से होता है। हर चुनाव में धर्म एक मुद्दा जरूर है गौतम, लेकिन हम लोग उसको देखने में देर कर देते हैं। अगर आप देखिए सारी पार्टी जिस दिन से पॉलिटिकल मोड में आई है, इलेक्शन मोड में आई है, तो किसी न किसी अंदाज में धर्म जो है एक मुद्दा जरूर रहा है। जी, हमारे साथ जब लोगों ने इस पर चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा? हालांकि फैजल साहब कह रहे हैं कि अंडरटोन हमेशा धर्म की ही रही है, लोगों ने इस पर क्या कहा? या अब तक का जो हिस्ट्री बोलता है वो तो यही है कि जिसको देखो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपना ही उम्मीदवार जो उनकी कास्ट का है उसी को वोट देने के लिए दौड़ रहे हैं इनफैक्ट। बट अहमदाबाद में एज हम लोग का अगर हम अब सेगमेंट देखेंगे जो नौकरी वाले लोग हैं, तो हम लोग को लगता नहीं कि उनमें कुछ कास्ट जैसा है, बट डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चेंज देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर देखेंगे न्यूज और दूसरे स्टेट्स में तो डेफिनेटली वो कम्प्लीटली कम्युनिटी और उस पर ही बेस्ड है। यंगस्टर्स हैं, अगर वो आज की जनरेशन को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि धर्म के आधार पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट रेस्ट देखते हैं क्या होता है। क्या चुनाव धर्म के आधार पर होगा? होना तो नहीं चाहिए, पर लगता है कि कुछ एरियो में ऐसे धर्म के आधार पर हो सकता है। चुनाव धर्म के आधार पर होगा? दिखने में तो सर यही आ रहा है, धर्म पर आधार पर होगा चुनाव। पे होगा जिस तरह से बात ना कभी नहीं धर्म के आधार में क्यों होगा? नेता लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं ना, तो गलत बात कर रहे हैं। धर्म का आधार से कैसे होगा? सब धर्म एक ही है ना। पूर्णिमा जी, हमने लोगों की राय तो सुनी, अब इस पर आपकी राय जानेंगे कि क्या जिस तरह से धर्म आ गया है, अंडरटोन तो रहता है, लेकिन अब उभर कर जिस तरह से ज्यादा इसका चर्चा होने लगी है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सब कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव धर्म पर ही होने वाला है क्या? अलका जी, हम इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये हमारी राजनीति की एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि धर्म और जाति के आधार पर इलेक्शन होते हैं और ये हम इस चीज को नकार नहीं सकते हैं। अभी मैं 2 दिन से रायपुर, भोपाल वगैरह जैसे शहरों में घूम रही हूँ और यहाँ पर इन चीजों का बहुत महत्व है। हम शायद दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में या बॉम्बे जैसे शहरों में लोग ये मान के चले कि धर्म और राजनीति अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन छोटे शहरों में आके पता चलता है कि ये जिंदगी की सच्चाइयां हैं जो कि राजनीति में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इनको फिर प्रिमोर्डियल मानना ही छोड़ दिया जाना चाहिए संजीव, ये मान लिया जाना चाहिए कि अभी भी रेलेवेंट है और अंडरटोन यही होता है, बाकी सब दिखाया जाता है बाहर से। दिनेश, ये मानना ज्यादा जरूरी है कि जो प्रीमोर्डियल सेंटिमेंट्स हैं वो आइडेंटिटी बेस्ड होती हैं, पहचान सबसे बड़ी बात है। और पहचान कैसी? पहचान
जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी ने उस पहचान को और ज्यादा कॉन्क्रिटाइज किया है। तो मैं किस जाति का हूं या मैं किस धर्म का हूं, इलेक्शंस जब आते हैं तो एक बार रिफ्रेश हो जाता है, रिबूट हो जाता है मेरे सिस्टम में। फिर से मुझे एहसास करा दिया जाता है कि मैं किस जाति का हूं, किस धर्म का हूं। और शुरुआत जब हम करते हैं तो इनर्शिया टूटता है इश्यूज के हिसाब से, और अभी भी शहरी मध्यम वर्ग को आखिरी दिन तक प्रभावित करता है ये इश्यूज का मसला। लेकिन आप थोड़ा सा और हिंटरलैंड में चले जाइए, 30 किलोमीटर ड्राइव कर लीजिए किसी भी कैपिटल सिटी से, तो आपको हमेशा वही दिखाई पड़ेगा, वो जाति और वो धर्म। इसको थोड़ा सा और ज्यादा संजीव, फिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सीरियस पॉलिटिक्स करेगी डेवलपमेंट जैसे मुद्दे को लेकर? मोदी ने तो विकास विकास और विकास की बातें करके चुनावी अभियान की शुरुआत की, और ऐसा लगता था कि मजहब से जुड़े मुद्दों को वो जानबूझकर चर्चा में नहीं लाएंगे क्योंकि इससे 2002 की तरफ ध्यान जाने का जोखिम भी होगा। फिर इनकी बातों में भी अचानक मजहब मुख्य क्यों होने लगा? लोगों के विकास को ही अपने जीवन का मंत्र बताया और गुजरात मॉडल को गिना गिना कर मौका मिलने पर देश में भी विकास की गंगा बहा देने के दावे लगातार किए। जसूबेन के पिज्जा और पिज्जा हट के बगल में अगर उसका आदमी स्टॉल लेकर के खड़ा है तो हमारे यहां पढ़ा लिखा नौजवान होगा तो भी जसूबेन के पिज्जा को हाथ लगाता है, उधर नहीं लगाता है। कांग्रेस को भ्रष्ट बताया और कहा कि मैं जब भी असल मुद्दों की बात करता हूं तो वो सांप्रदायिकता पर ले आते हैं। कांग्रेस पार्टी इन जवाबों से कतरा रही है, एक ही नारा जप रही है, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। वही मोदी अब खुद धर्म से जुड़े मुद्दों पर जोर देते नजर आ रहे हैं। जो गौ पालन करता है, जो गौ की सेवा करता है, वो किन लोगों के साथ बैठे हैं? उनके नेता किसके साथ मिलकर के राजनीति कर रहे हैं? वो लोग जो इस हिंदुस्तान में पशुओं की कत्ले आम करने में गर्व महसूस करते हैं। पहले जगह जगह जाकर गुजरात और गुजरातियों के बहाने गवर्नेंस के अपने तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश की। बताया कि कैसे गुजरात में किसान खुश हैं, युवाओं के पास रोजगार है, महिलाएं सुरक्षित हैं, गांव-गांव बिजली से जगमग हैं और गुजरात का ये करिश्मा अब पूरे देश में भी दोहराया जा सकता है। लेकिन इधर कुछ दिनों से मोदी भी धर्म और इससे जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। जो गौ पालन करता है, जो गौ की सेवा करता है, वो किन लोगों के साथ बैठे हैं? जो इस हिंदुस्तान में पशुओं की कत्ले आम करने में गर्व महसूस करते हैं। ऐसा क्यों है? क्या रुके हुए विकास, भ्रष्टाचार और महंगाई की दुश्वारी से निजात दिलाने के लिए गुजरात की झलक दिखाकर खुद को नायक बताने के फॉर्मूले से मोदी का भरोसा डगमगा गया है? इसीलिए उन्हें गौ हत्या जैसे संवेदनशील मुद्दे को मंच से उठाने की जरूरत पड़ रही है। 2002 में लगे सांप्रदायिकता के दाग को मोदी ने विकास और समृद्धि से धोया और काफी हद तक सफल भी रहे। लेकिन ऐसी क्या बात है कि मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ना तय करते हैं और उन्हें चुनाव के ऐन पहले मजहब के मुद्दों में ही उद्धार नजर आता है? क्या मतदान के करीब इस मुद्दे का जिक्र ये बताता है कि इस देश में चुनाव जीतने की गारंटी अब भी मजहब